नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। आगरा में एक एटीएम मशीन में टेक्निकल एरर आ गया, जिसके बाद एटीएम 100 के बदले 500 का नोट देने लगा। नमस्कार, खबरों का सिक्सर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबर ये फैली तो एटीएम में भारी भीड़ भी जुट गई। अब उन लोगों की तलाश हो रही है जो पैसे निकालकर फरार हो गए हैं। तो साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नोएडा के स्कूल में हादसा हो गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कूल के स्विमिंग पूल में उतरा, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। इसमें भारी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि हैरत की बात यह है कि स्विमिंग पूल का संचालन अवैध रूप से हो रहा था। ये तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आगरा में एटीएम में तकनीकी खराबी आने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो 100 रुपए निकालने जा रहा था, उसके बदले में मशीन से 500 रुपए निकाल रहे थे, जिसके बाद तो लोगों में 500 के नोट निकालने को लेकर होड़ मच गई। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। रिपोर्ट देखिए। एटीएम में अगर आप 100 रुपए निकालने जाओ और अगर मशीन 100 के बदले 500 का नोट दे दे, इसे लक्ष्मी जी की कृपा मानकर आपकी तो चांदी हो जाएगी, लेकिन बैंक को बड़ी चपत जरूर लग जाएगी। ऐसा ही एक वाकया आगरा में हो गया। आगरा के शास्त्रीपुरम में बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम लगाया गया। इसी एटीएम में तकनीकी दिक्कत आ गई, जिसके बाद तो झमेला हो गया। 100 का नोट निकालने पर 500 का नोट निकलने लग गया। आगरा के एक एटीएम में ऐसी बड़ी टेक्निकल खराबी आई, जिसकी वजह से जो आए थे 100 रुपए निकालने, उनको 500 मिले, यानी कि 100 की जगह 500 के नोट निकलने लगे। यही वह एटीएम है बीओआई बैंक का, जहां इतनी बड़ी खराबी आई। उसके बाद तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग निकाल करके यहां से अधिक रकम ले गए। 1,72,000 रुपए कैश था इसमें, और सब चंद मिनटों में लोग निकाल ले गए। यानी अगर कोई 1,000 रुपए निकालने आया है और 1,000 की रकम वो इंटर करता है, तो वो 5,000 रुपए लेकर के चला गया। तो तमाम लोग, जब जानकारी हुई तो अब पुलिस भी तलाश कर रही है ऐसे लोगों की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस कर गए हैं रुपए। 500 का नोट निकलने पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने इस बारे में अपने करीबियों को फोन करके बताया। पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। थोड़ी ही देर में एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई। लोग बड़ी तेजी से एटीएम से पैसे निकालते रहे। कई मौके से रफू चक्कर भी हो गए। बैंक कर्मचारियों को भी खबर लग चुकी थी, जिससे सभी के होश फाख्ता हो गए। एटीएम में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद कैश कलेक्शन टीम हरकत में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एटीएम से 1,72,000 कैश निकाला जा चुका था। एटीएम में कुछ तकनीकी खराबी के कारण 100 की जगह 500 का नोट डिस्पेंस हुआ, जिसपे कुछ लोगों ने कहीं कहीं ट्रांजैक्शन भी किया है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो बैंक के अंदर पैसा जमा करा के गए। तो कितने रुपए थे यहाँ लगभग? टोटल 344 नोट का डिस्पेंस हुआ है। उसके बाद मशीन बंद करा दी गई। 1,72,000 रुपए का लॉस। तो अब कैसे ये कवर होगा, क्या उसके लिए? अभी वो बैंक FIR की कॉपी दी है अभी चौकी पे हमने, अभी उस पर भी कार्रवाई होगा और इनका डिटेल मिल जाएगा तो इनसे रिकवरी होगा। बैंक की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई है। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो एटीएम में खराबी आने के बाद पैसे निकालकर भाग खड़े हुए। कह सकते हैं कि अब जो तकनीकी खराबी आई, उसको लेकर लोगों ने सूचना देने के बजाय लूट मचा दी, और बड़ी संख्या में लोग आए और अधिक पैसे लेकर के गए। यानी अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर निकालेंगे 1,000 तो निकल रहा था 5,000, वो रकम लेके गए। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रकम बैंक आकर के वापस कर दी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा के एक नामी स्कूल के स्विमिंग पूल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन स्कूल के स्विमिंग पूल में हुई इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्विमिंग पूल को अवैध रूप से चलाने की बात भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। नोएडा के स्कूल से ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। नोएडा में ही रहने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट स्विमिंग पूल में तो उतरा, लेकिन उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाया। थोड़ी ही देर में स्विमिंग पूल में तैरने के दौरान उसकी मौत की खबर आई, जिसके बाद स्कूल में कोहराम मच गया। नोएडा के सेक्टर 16A में बने APJ स्कूल की ये घटना है।
पूल में ही तैर रहे लोगों की नजर सीए निशांत कुमार पर गई। कोई हलचल नहीं हो रही थी। लोगों को कुछ अनहोनी का शक हुआ और जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। निशांत गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे सेक्टर के स्विमिंग पूल में तैराकी करने गए थे। उस वक्त स्विमिंग पूल में 10 से ज्यादा लोग तैर रहे थे। निशांत गहराई वाली जगह चले गए। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। आनन फानन में निशांत को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। निशांत ने पूल की सुविधा देने वाली निजी कंपनी की मेंबरशिप भी ले रखी थी। ये बात भी सामने आ रही है कि पूल अवैध रूप से चलाया जा रहा था। आउटसोर्सिंग के जरिए दूसरी कंपनी स्विमिंग पूल का संचालन कर रही थी, जिसे लेकर खेल विभाग स्कूल को नोटिस पहले ही भेज चुका था। स्विमिंग पूल किसी थर्ड पार्टी को दिया गया था संचालित के लिए, तो वो भी नियमों के तहत गैर कानूनी है। लिहाजा अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो वहीं खेल विभाग भी इसकी जांच पड़ताल में जुटा हुआ है कि आखिर ये स्विमिंग पूल क्या थर्ड पार्टी को दिया गया था, क्योंकि ये स्विमिंग पूल स्कूल के अंदर है और ये सुविधाएं बच्चों के लिए। लिहाजा जो 33 वर्षीय युवक है वो यहाँ कैसे पहुंचा और प्रैक्टिस कर रहा था। इन तमाम सवालों के बीच जांच तेज है और जांच के बाद आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया जो अपने आप में ढेरों सवाल छोड़कर गया है। अगर स्विमिंग पूल स्कूल का है तो बाहरी लोग कैसे आ रहे हैं? स्विमिंग पूल को अवैध रूप से कैसे आउटसोर्स किया गया? प्रशासन की इजाजत के बिना दूसरी कंपनी कैसे पूल का संचालन कर रही थी? जब सीए पूल में गया तो उसके साथ कौन कौन था? उस वक्त स्विमिंग पूल का ट्रेनर मौजूद क्यों नहीं था? स्विमिंग पूल की मेंबरशिप लेने वालों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा था? घटना के बाद पुलिस ने निशांत का फोन और पर्स बरामद कर लिया है। पुलिस ने पूल का संचालन करने वाली कंपनी से घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। खेल विभाग नियमों का उल्लंघन करके स्विमिंग पूल चलाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। फिलहाल एपीजे स्कूल में बने स्विमिंग पूल को सील कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी और सुरक्षा से खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। नोएडा की इस घटना ने एक बार फिर बड़ी लापरवाही को उजागर किया है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। अटलांटिक महासागर से एक बुरी खबर आई है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 लापता लोगों की मौत हो गई है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलने के बाद इसकी पुष्टि हुई है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस के जल विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से मिलकर 18 जून को टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने की आस में गए 5 लोग जिंदा बचकर नहीं आ सके। 5 समंदर की गहराई में ऐसे लापता हुए जिसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई। सभी को बचाने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 18 जून को ओशियन गेट कंपनी की ये पनडुब्बी सफर पर निकली थी, लेकिन शुरुआती 2 घंटे में ही इससे संपर्क टूट गया। रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस से पनडुब्बी को ढूंढा जा रहा था। लापता होने वाली इस पनडुब्बी को तलाश करना आसान नहीं था। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट लगाए गए। अमेरिका और कनाडा के 3 C-130 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट भी थे। इसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट और कनाडा के 2 बड़े पानी के जहाज भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत सर्च टीम को पानी में विजिबिलिटी की रही। ये 5 लोग समंदर में 3800 मीटर की गहराई में खो गए थे। इनके पास जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं बची थी, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका था। ये 5 पनडुब्बी टाइटन में सवार थे, जिसका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। घड़ी का काटा जैसे जैसे घूमने लगा, इनके बचने की उम्मीद भी धूमल पड़ दी गई। जो 5 लोग इस पनडुब्बी में फंसे हुए थे, उनमें 4 अरबपति सैलानी थे, जबकि एक सबमरीन ऑपरेटर था, और ये सब समंदर में 3800 मीटर की गहराई में थे। इनमें पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी 48 साल का शहजादा दाऊद, 19 साल का उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग 58 साल के थे। उन्होंने भारत में चीतों को लाने में मदद की थी। इनके साथ ओशन गेट कंपनी के CEO स्कॉट टॉन रश भी थे। वहीं इस पनडुब्बी के मालिक थे पनडुब्बी के ड्राइवर पॉल हेनरी, जो 77 साल के थे और फ्रांस के रहने वाले थे।
ये फुटेज टाइटन सबमरीन की है। इसमें एक बार में पायलट समेत 5 लोग सवार हो सकते हैं और समंदर में हजारों मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। आखिर समंदर में ऐसी अनहोनी कैसे हो गई? बहुत गौर से समझिएगा। ये सभी अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। वही टाइटैनिक जो 10 अप्रैल 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका की यात्रा पर निकला और रास्ते में ही डूब गया था। वो उसका पहला सफर था और वही उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। उस जहाज पर 1997 में फिल्म बनी थी। उसने ऑस्कर अवार्ड जीता और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तब से इस जहाज का मलबा भी दुनिया को अपनी तरफ खींचता आया है। अब इसकी गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने का काम ओशन गेट कंपनी करती है और ऐसी रकम भी वसूल करती है जो आम लोगों के चुकाने के बस की बात नहीं है, यानी कि 2 करोड़ रुपए। ऐसी हर एक ट्रिप पर वो 8 करोड़ रुपए कमा लेती है। जो पनडुब्बी टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की गई, उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये पनडुब्बी है ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल। इसका आकार एक ट्रक के बराबर है। ये 22 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। ये पनडुब्बी 96 घंटे तक पानी में रह सकती है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए इस पनडुब्बी का किराया प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए है। ये सबमरीन समुद्र में रिसर्च और सर्वे करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। 5 को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। इन्हें बचाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में बनी देश की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन होने जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए आ रहे हैं। उससे पहले देखते हैं क्या खास है इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ग्रेटर नोएडा के कासना में बनी ये देश की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर आ रहे हैं और उसी दौरे के बीच में वो इस रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करने वाले हैं। एडवर्ब टेक्नोलॉजी नाम की रोबोटिक फैक्ट्री 6 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में बनी है। देश की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को करेंगे। आपको बता दें, समय हम उसी रोबोटिक फैक्ट्री में हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत ये एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। यहाँ पर जो भी काम है वो रोबोट्स करते हैं, रोबोट कमांड देते हैं और इस रोबोटिक फैक्ट्री की क्षमता 50,000 से ज्यादा रोबोट प्रतिवर्ष बनाने की है। सारा काम यहाँ पर रोबोट करते हैं। सिर्फ कमांड के तौर पर जो कमांड दिया जाता है वो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो देते हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर जो सेटअप है वो पूरी तरीके से जो है वो हाईटेक सुविधाओं से लैस है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर साल 50,000 रोबोट बनाने की क्षमता रखती है। हाई लेवल पे हम लोग इस तरह पे तैयारी कर रहे हैं ताकि चूंकि इतना ये हमारे देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स फैक्ट्री है, तो हम भी उस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं ताकि इसका एक अच्छे और भव्य तरीके से इसका जो है इनॉग्रेशन किया जा सके। अच्छा, बात करें तो इस रोबोटिक फैक्ट्री में किस किस तरीके के रोबोट्स हैं? देखिए, हम एक वो भी देख पा रहे हैं कि ट्रेन नुमा एक रोबोट आ रहा है। इसका काम क्या है? सर, बेसिकली जो है ये सिस्टम है ASRS, दिस इज ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। सो ये क्या करता है कि हवा में स्टोरेज करता है। सो लाइक जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी ये जा रहा है कन्वेयर से, ये पैलेट लेकर गया, अब ये अंदर लेकर जाएगा। जिस बेस पर जहां से जिस हिसाब से कमांड दी जाती है वो वहां पर जाकर के ये इसको स्टोर करता है। अच्छा, इस फैक्ट्री की ये फैक्ट्री एक तो कितने बड़े स्केल पे, मतलब एरिया कितना है, कितने लोग यहाँ पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और इसकी क्षमता कितनी है, कितने रोबोट्स बना सकती है इस साल में? तो सर, बेसिकली जो है ये कंपनी जो है करीब 6 लाख स्क्वायर फीट पे है बनी हुई है और सालाना इसका जो उत्पादन जो क्षमता होगा वो 50,000 रोबोट जो है वो सालाना ही उत्पादन क्षमता इसकी है।
कंपनी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल रोबोट बनाती है। इन स्वचालित रोबोट में ऑटोमेटेड स्टोरेज और पैलेट शटल जैसे कई सिस्टम शामिल हैं। के रोबोट्स हैं, मतलब बेसिकली ये क्यूरोसिटी हर आदमी के उसमें रहती है जहन में। आप लोग जैसे हम लोग ये देख पा रहे हैं, एक ट्रेन नुमा चीज है जो वजन उठा के और रखकर, इस तरीके के और तमाम किस तरीके के रोबोट हैं, किस और हम लोग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके जो विंग होगी हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? सर हमारे पास में एडवर्ब के पास में काफी बहुत हाई लेवल, बहुत ही उच्च कोटि की क्षमता है और हमारे पास बहुत वेरियस टाइप के रोबोट हैं। चाहे मैं बात करूं जैसे आपने देखा ASRS की बात करें, चाहे AMRs की बात करें, चाहे हम लोग ZPs की बात करें, तो चाहे हम लोग RGV की बात करें, सो दीज आर दी रोबोट्स नेम बेसिकली। सो यस, वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लाइक रोबोट्स हियर। रोबोट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और FMCG कंपनियों में रोबोट की डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूरोप सहित दूसरे देशों में रोबोट का निर्यात होता है। न्यूज 18 के लिए ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।